नमस्कार साथियों। हमने कुछ समय पहले ज्ञान के बारे में बात किया था। ज्ञान, कौशल, ज्ञान क्या है। आज हम बात करेंगे ज्ञान के साधन के बारे में कि ज्ञान के साधन क्या होते हैं। देखिए, आप तो सभी जानते हैं, हम ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त एक बौद्धिक अनुभव होता है। तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो गया, तो क्या ज्ञानेंद्रियों को हम साधन के रूप में ले लें? पर अक्सर करके इसको समझना तो इस तरह से आसान हो जाया करेगा, पर हमको थोड़ा सा लिखना जो है उसमें मुसीबत आएगी। तो आइए थोड़ा सा इस पे और विस्तार से हम समझने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो संचयी होती है। मतलब संचय साथ में होगा, एकत्रीकरण होगा और सामाजिक रूप से संरक्षित होगा, तो वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा, काम की स्थितियों में रहेगा। नहीं तो वो ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में बना रहता है। अब इसको देखने से पहले चलिए हम देखते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का है ना। तो थोड़े से ज्ञान के प्रकारों पर अपन दृष्टिपात करते हैं। तो साधन स्पष्ट होते जाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हमारे को। सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है तथ्यात्मक ज्ञान। शब्दों से ही समझने का प्रयास करें। तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्य, ठोस तथ्य, ठोस आधार, आंकड़े जो ठोस तथ्य के रूप में होते हैं। तो कई बार हम कुछ चीजें इस रूप में लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक सब्जी कोई बिक रही है, आलू बिक रहा है 100 रुपये किलो, कहीं बिक रहा है 5 रुपये किलो, कहीं 20 रुपये किलो। तो ये जो तथ्य है, हम उन आंकड़ों के आधार पर कि हम यदि इतना अंतर है, चीज़ एक है, तो क्या उसकी क्वालिटी में अंतर है, क्या उसके प्राप्ति स्रोत में अंतर है, या उसकी उपलब्धता में कुछ अंतर है, या कुछ और कारण, उसके पीछे कुछ टैक्स लग रहे हैं। तो ये जो तथ्य थे, जो आंकड़े थे, उन आधारों पर हमारा ज्ञान जो है वो निर्मित हुआ। स्पष्ट हो रहा है कि तथ्य जो प्राप्त हुए हैं, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आधारों पर हमने जो विचारशीलता को अपनाया, पर प्रमुख चीज क्या थी? वो तथ्य। ठीक है, तो वो जो तथ्यात्मक ज्ञान हुआ कि मुझे लग तो रहा है ऐसा होना चाहिए, पर नहीं, तथ्य तो इसके विपरीत कह रहे हैं, तो इसलिए होगा नहीं। तथ्यों के आधार पर ये जानकारी। ठीक है, यहां मान लीजिए 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हमने यदि महिला और पुरुष का आंकड़ा देखा उसमें कि उसमें से 20 महिलाएं हैं और 30 पुरुष हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, महिला और पुरुषों का जो स्तर है वो संतुलित नहीं है। वहाँ पे एक का प्रतिशत ज़्यादा है और दूसरे का प्रतिशत कम है। तो तथ्य के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो ज्ञान का एक प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान, इसको हम समझ सकते हैं, स्पष्ट हुआ। इसी से जो दूसरा जुड़ा हुआ है वो है वैचारिक ज्ञान। देखिए, तथ्यों के आधार पर ही विचार बने थे, ये बात सही है, मगर हर एक का जो विचारशीलता है वो पृथक पृथक हुआ करती है, और हमारे पास कुछ पूर्वाग्रह भी होते जिनसे हमारे अपने विचार सेट हुआ करते हैं। तो उन विचारों के आधार पर ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ, तो वो प्रकार कौन सा कहलाएगा? वैचारिक ज्ञान। जैसे अभी मैंने कहा कि महिला पुरुष का जो आंकड़ा था, तो वहां मैं विचार करती हूँ, मेरे विचार से तो ऐसा है ना कि ऐसा होना चाहिए था। अब तथ्य नहीं थे। अब दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं, वहां तो उपलब्धता नहीं थी, वहां संसाधन नहीं थे। तो उसने विचार के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण किया। ठीक है, उन तथ्यों को दरकिनार करते हुए। तो जो वह ज्ञान जो वैचारिक आधार पर तैयार हो, स्पष्ट हुआ, वह ज्ञान जो हम वैचारिक आधार पर तैयार कर पाते हैं, वैचारिक आधार पर हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? वैचारिक ज्ञान। तीसरा इससे जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक, व्यावहारिक, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, है ना, कि कुछ चीज, कोई क्रिया चरणबद्ध रूप में हमारे समक्ष हुई,
या हम उसमें सहभागी रहे, हमने कुछ क्रिया की, तो वो जो प्रक्रियाएं थी उन दौरान जो चीज हम समझ पाए, ऐसा करने पे ऐसा होना संभव है, ऐसा करने पे ये बाधाएं आती हैं। तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आया? उस प्रक्रिया से जो हमने करने का प्रयास किया। और यदि ये हमने वो किया ही नहीं है तो हमारा वैचारिक ज्ञान तक सीमित था। क्लियर हो रहा है कि वैचारिक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या अंतर हुआ? कि खाली विचारधारा के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हमने वैचारिक ज्ञान कहा था, और जो ज्ञान किसी कार्य को करने के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान, उस क्रियाशीलता के दौरान, उसके चरणों के दौरान हमने महसूस किया, हमने भीतर उसको लेकर एक समझ बनाई, उस तथ्य को लेकर, वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। तीसरा हुआ। अब चौथा देखते हैं, मौन। देखिए, मौन बेहद शक्तिशाली संसाधन है। आपने अक्सर करके इसके बारे में सुना होगा कि जब कुछ समझ नहीं आए, एक पल को शांत हो जाओ। और आप ये देखना, हम में से कुछ लोग हैं जिनकी प्रकृति होती है कि वो कुछ पलों का पॉज ले लेते हैं अपनी लाइफ में, चुप हो जाते हैं, और वो जो चुप्पी है, वो जो मौन है, वो उनके भीतर ले जाता है, और उनके भीतर जो भरी हुई चीज़ें हैं उन आधारों पर कुछ विशिष्ट ज्ञान उनके भीतर बाहर निकल कर आता है। तो लगातार बोलते रहने से वो चीज़ नहीं आ पाई थी, हम समझ नहीं पाए थे, करते रहने से भी समझ नहीं पाए थे, पर कुछ समय का जो मौन था, शांत चित्त से बैठना, तो वो मौन भी एक नव ज्ञान का स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है कि इससे पहले तो नहीं पता था, अभी ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ, तो वो मौन से एक नया ज्ञान हमारे भीतर जन्म लिया। ये था चौथा प्रकार जिसे हम मौन के द्वारा हमने प्राप्त किया था। तो जो ऋषि मुनि हैं वो अक्सर करके मौन धारण नहीं कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनका तंद्रा टूटती है तो नव ज्ञान के साथ हमारे बीच प्रस्फुटित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। अब देखिए, यहीं से जो अगला बिंदु आ रहा है वो आ रहा है पांचवा, घोषणात्मक ज्ञान। अब देखिए, मैंने मौन धारण किया, मुझे कुछ विचार आए, क्या मैं उन विचारों को घोषणा कर सकती हूँ? देखिए, वो मेरे अपने विचार हैं, है ना? तो घोषणा कर सकने से पहले एक प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। मैं घोषणा उसी स्थिति में कर पाऊंगी जिससे जुड़े हुए तथ्य मेरे पास होंगे, ठीक है ना? तो जो तथ्यात्मक ज्ञान, उसके पश्चात मौन, और मौन के बाद उन कही जाने वाली बात पर मैं हस्ताक्षर करने की योग्यता रखती हूँ, मैं हस्ताक्षर कर सकती हूँ, तो वो जो ज्ञान है वो घोषणात्मक होगा। मैं उसकी घोषणा कर सकूंगी, कोई भी, है ना? और यदि हम उसकी घोषणा नहीं कर सक रहे उस मौन से प्राप्त ज्ञान की, तो वो घोषणात्मक ज्ञान नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, पर थोड़ी सी गंभीरता है, इसको हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने आज इस विषय को चुना कि मैंने जो चीज़ समझी उसको क्या मैं तथ्यपरक रूप में घोषित कर सकती हूँ। यदि मैं घोषित कर सकती हूँ तो वो घोषणात्मक ज्ञान है। क्लियर? अगला छठा बिंदु जो आ रहा है वो होता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अब देखिए, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान भी पहले वाले स्टेप से ही जुड़ा हुआ है कि जब हम मौन रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम 5 व्यक्ति एक साथ मौन हुए, 2 को तो कुछ सद्बुद्धि आ गई, और हो सकता है 2 को ऐसी सद्बुद्धि, छोड़ो यार, चले अपन तो कॉफ़ी ऑफी पियेंगे, मजे करेंगे, पिकनिक चलेंगे, पिक्चर जाएंगे। तो देखिए, वो उनकी इतनी क्षमता हो गई ना कि उस मौन के दौरान वह क्षमता जो किसी समस्या को सुलझाने में हमारे लिए मददगार रही, उस स्थितियों का विश्लेषण संश्लेषण करने में, हमारे मन भीतर जो चल रहा था उसको खोलकर स्पष्ट तौर पे हमारे समक्ष रखने में हमारे मददगार रही। तो वो जो क्षमता है
वो अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाती है। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव भी इसको हम लोग जैसे इंग्लिश में कहेंगे तो, कि संज्ञान से थोड़ा सा ऊपर की चीज, कि सही सही रूप में समझ पाने की क्षमता, उसको विश्लेषित रूप में हमारे आंखों के सामने रख पाने की क्षमता, कि हम उसको सही रूप में समझ पाए। अब यदि मुझ में वो क्षमता नहीं, मौन होने के बावजूद भी, कि मैं उन दृश्यों को विश्लेषित कर पाऊँ, संश्लेषित कर पाऊँ, और मेरे भीतर जो चल रहा है मैं उसको समझते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुँच पाऊँ, तो मुझे उस पर ध्यान देने के लिए भी एक विशेष क्षमता की जरूरत है। और यदि वो मेरे पास है तो मैं एक नव ज्ञान का सृजन कर पाऊंगी। तो ये जो ज्ञान हुआ, ये क्या हुआ? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हुआ होगा। थोड़ा सा यदि मैं आगे बढ़ती हूँ, प्राप्ति स्रोत की तो साधन थे, इनके मार्फत हमने ज्ञान लिया है ना। अब प्राप्ति स्रोत, हालांकि इसी से जुड़े होंगे, पर लिखते वक्त थोड़ी सी समझ हमें बनानी पड़ेगी। कि देखिए, सबसे पहला जो प्राप्ति स्रोत है वो है अनुभूति। सब कुछ मेरे सामने है, तथ्य मेरे सामने है, प्रक्रिया मेरे सामने है, विचार मेरे सामने है, पर उनसे जुड़ी हुई मेरे भीतर कोई अनुभूति पैदा नहीं हो पा रही। तो क्या मैं उस चीज को समझ पाऊंगी? मुझे लगता है आप इसको स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि यदि अनुभूति नहीं हुई सब कुछ होने के बावजूद, तो मैं उस ज्ञान को अपने भीतर समा नहीं पाऊंगी, सब कुछ होते हुए भी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, पुस्तकों में सब कुछ दिया हुआ है, विद्यालयों में शिक्षक सब कुछ दे रहे हैं, और हम तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे, हमें वो अनुभूतियाँ नहीं मिल पा रही। और जहाँ हमें उनकी अनुभूति हुई तो हम ज्ञानवान होने की तरफ पहला कदम स्वयं भी बढ़ा लेते हैं। तो ये जो अनुभूति है बहुत बड़ा प्राप्ति स्रोत है। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने की तरफ कदम है ये, और सब कुछ होते हुए कुछ ही पलों में सब कुछ पा जाने की तरफ भी यही कदम है। तो जो अनुभूति है बहुत बड़ा प्राप्ति स्रोत है। किसी चीज को समझने की अनुभूति मेरे भीतर हुई तो मैं समझ बना पाऊंगी, वो ज्ञान मेरे पास संचय हो पाएगा, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो अनुभूति है बहुत बड़ा प्राप्ति स्रोत है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ तथ्य आता है, वो होता है स्मृति। स्मृति मतलब हमारी जो याददाश्त है। मेरे साथ कोई 20 वर्ष पहले कोई घटना घटी, वो क्या मेरी स्मृति में है, तो अभी यदि वही घटना सेम घटती है तो मैं उससे उसको जोड़ते हुए एक नव ज्ञान को निर्माण स्वयं भी कर लेती हूँ। और यदि वो मेरी स्मृति में नहीं है, वही घटना दोबारा हुई, हाँ हुआ तो था, तब क्या किया था याद नहीं आ रहा, तो क्या हुआ कि मुझे वो ज्ञान हासिल नहीं हो पाया, है ना। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? मुझे अपनी स्मृति की क्षमता से, ठीक है। तो स्मृति जो है एक प्राप्ति स्रोत के रूप में काम हुआ। अभी मुझे ठंड लग रही है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो ठंड है वो कम हो जाए। बचपन में माँ ऐसा करती थी या पिता ऐसा करते थे, पर ठीक ठीक याद नहीं आ रहा वो करते क्या थे। तो देखिए, सब कुछ मेरे सामने था, पर जब मुझे याद ही नहीं आ रहा तो मैं वो ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, तो वो जो ज्ञान आया ही नहीं मुझे, क्योंकि वो स्मृति प्रमुख थी। क्लियर? तो स्मृति ज्ञान का एक बहुत अच्छा प्राप्ति स्रोत है। तीसरा आता है आत्मनिरीक्षण। देखिए, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। फ्रॉइड ने भी यही चीज कही थी कि हमारे पास मन मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं ना, चेतन, अचेतन और अवचेतन, तो लगातार उनमें कुछ न कुछ चलता रहता है, पर उसको समझने की जो क्षमता है आत्मनिरीक्षण की क्षमता कहलाती है ना। तो हम उस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से भी कुछ नव ज्ञान सृजित कर पाते हैं। यदि हमने आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो ठोस ज्ञान नहीं मिल पाता, उससे हम चूक जाया करते हैं, है ना। तो जो आत्मनिरीक्षण की जो क्षमता है,
आत्मनिरीक्षण की जो प्रकृति है हमारी, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो हमें ज्ञान दिलवा देती है। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण भी हमारा प्राप्ति स्रोत हो गया ज्ञान का, कि हमने खुद को जानने की कोशिश की, हम कुछ जान गए। तो ये आत्मनिरीक्षण, कि हम वास्तव में क्या उसको जानना भी चाहते थे। कि जैसे हम परीक्षा देने बैठे, तो परीक्षा किस लिए दी गई थी? स्वाभाविक है, उसको पास करना है हमको, उसमें उत्तीर्ण हमें होना है, कुछ परसेंटेज हमें बनानी है। पर क्या आत्मनिरीक्षण हम कर ले तो मैं उसमें योग्यता उतनी है मेरे में? आधा काम तो यही हो गया ना, मुझे ज्ञान मिल गया ना कि हाँ मैं संभव है, मैं उसको कर पा सकती हूँ। तो जो ज्ञान है वो मुझे आत्मनिरीक्षण के दौरान ही प्राप्त हुआ। अगला है साक्ष्य। देखिए, कुछ चीजें, विचार है, ज्ञान है, स्मृति है, सब कुछ है, और साक्ष्य भी है, बदल जाता है ना। तो हमारा जो ज्ञान है वो साक्ष्य के आधार पर अलग किस्म से पैदा होता है। अभी हम कहेंगे कि टेम्परेचर इतना है इसलिए ठंड है, तो साक्ष्य है ना तापमान की स्थिति। अब वो नहीं है, धूप खिली हुई है, यार धूप दिख तो रही नहीं, हम कैसे माने कि धूप खिली हुई? साक्ष्य तो है नहीं। तो कुछ चीजें जो होती है, जो ज्ञान है, वो साक्ष्य के आधार पर निर्मित होता है। जैसे कहीं कुछ चोरी हुई, डकैती हुई, तो कुछ प्रमाण नहीं मिला, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो किस तरह से हुई, कब हुई, किनके द्वारा हुई। पर यदि कोई साक्ष्य हमें मिल गया तो हमें वो ज्ञान मिल पाता है कि वो उसकी जो संभावनाएं है उससे जुड़ी हुई, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वो जो ज्ञान हमें किसके माध्यम से आया? साक्ष्य के माध्यम से। क्लियर? तो जो साक्ष्य है ये भी बहुत बड़ा प्राप्ति स्रोत है ज्ञान का। अगला इससे ही जुड़ा होता है तर्क। देखिए, तर्क क्षमता ज्ञानवान हमें बनाती है, ये बात सही है, पर तर्क क्षमता का हम यदि सही सदुपयोग कर पाते तभी ऐसा हो सकता है। हम यदि कुतर्कों पर उतर आते तो हम ज्ञानवान की स्थिति में नहीं रह पाते। तर्क करने से ज्ञान की प्राप्ति होती। अच्छा, ये ऐसे होगा, किस तरह से होगा, इसमें किन संसाधनों की जरूरत होगी? यदि मैं किसी चीज पर आने पर, किसी क्रिया की जरूरत महसूस करने पर इस तरह से तर्क यदि करूंगी तो उससे संबंधित जो सारी जानकारियां हैं वो मुझे मिल पाएंगी। अब मेरा वो जो कार्य करना है सार्थक सिद्ध होगा, उसमें मुझे सफलता की गुंजाइश भी होगी, क्योंकि मैंने समय पर अपनी तार्किक क्षमता से उससे संबंधित जुड़े ज्ञान को हासिल किया था और उससे जुड़ा ज्ञान मुझे सफलता की तरफ ले गया। तो ज्ञान मेरा लेके गया, पर किस वजह से? तर्क की वजह से। तो तर्क भी एक प्राप्ति स्रोत हो गया ज्ञान का। उम्मीद है स्पष्ट हुआ होगा। फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।